दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी में प्रीवियस ईयर पूछे गए जीव विज्ञान का प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा कि कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? तो नहीं पाया जाता है कवक में। अब इसके बारे में जानेंगे कि कवक में नहीं पाया जाने का कारण क्या है भाई। तो कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। इसी कारण अब इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा जाता है, हालांकि पहले इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता है। कहने का मतलब है कि कवक में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। कवक में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इस कारण इन्हें पादप वर्ग में भी नहीं रखा जाता है। तो प्रश्न आ जाएगा कि पादप वर्ग में किसे नहीं रखा जाता है? तो कवक को नहीं रखा जाता है। ये 67 बीपीएससी में पूछा है। अगला प्रश्न है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो जिसे हम क्या कहते हैं? तो म्यूट यूअलिज्म कहते हैं उनको। ऑप्शन नंबर बी, म्यूट यूअलिज्म उन्हें कहते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूट्यूअलिज्म कहते हैं। इनमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त हैं। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध करते हैं। कार्बनिक भोजन के बदले में कवक घटक जो है वो शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध करता है। अगला प्रश्न है, जल से बाहर निकालने जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों? जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां क्यों मर जाती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। वे श्वास नहीं ले पाती हैं। क्यों नहीं ले पाती हैं, इसको हम देखेंगे। हवा में लगभग 20.94% ऑक्सीजन है तथा पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से 0.9% तापमान पर निर्भर करते हुए ऑक्सीजन है। किंतु अधिकतर मछलियां यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो ऑक्सीजन जीरो की कमी से होने वाली घुटन के कारण मर जाती है। इसका कारण यह है कि पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान होता जाता है। पतले चपटे गलफड़े एक गीले कागज की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न है, इसमें है करता है, कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है तो मछलियां मर जाती है। वो जो उन लोग का गलफड़ है वो पानी में भीगे हुए कागज की तरह कार्य करता है और वही मछली को बाहर निकाल देते हैं तो सारे गलफड़ एक में सट जाते हैं और सट जाने की वजह से ऑक्सीजन का मात्रा उन लोग का शरीर में नहीं जा पाता है, जिससे मछलियां छटपटा के मर जाती है। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं?
तो किस प्रकार पहचानते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा गंध से। किससे? तो गंध से। अब इसके बारे में जानेंगे। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती है। ये दृष्टि, आवाज, स्पर्श आदि गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती है, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती है। अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किए जाते हैं किस में? तो स्तनी में। किस में? स्तनी में। स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे। डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती है। इसमें से गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। अब आ जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो वो है गंगा डॉल्फिन। ये एक प्रश्न बन के आएगा। अगला प्रश्न है कि मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण है? मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा सी, अनुरा। क्या होगा? अनुरा होगा। अब जानेंगे कि अनुरा है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो मेढक और टोड अनुरा वर्ग के उभयचर के उदाहरण है। अनुरा वर्ग की प्रमुख विशेषता है कि इसमें 4 पाद पाए जाते हैं। पाद मतलब पैर। इसके अगले पाद पिछले पाद की तुलना में लंबे होते हैं, जिससे उन्हें छलांग लगाने में सहायता होती है। जैसे कोई मेढक होता है तो इसका अगला जो होता है पाद पिछले पाद की तुलना में लंबा होता है। अगला इतना लंबा होता है तो पिछला छोटा होता है, ताकि छलांग मारने में सहायता मिले। अगला प्रश्न है कि बायोफाइट में जीवाणु मातृ कोशिका होती है, कौन सा होती है? तो द्विगुणिक होती है। कौन सी होती है? तो द्विगुणिक होती है। अब इसके बारे में जानेंगे, द्विगुणिक के बारे में। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणी होती है। ब्रायोफाइट में मॉस तथा लिवरवर्ट आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, क्या होता है? कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो इसका शक्ति स्रोत होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल के अलावा सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ये कभी कभी प्रश्न आता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। अब कह दे कि कोशिका का शक्ति स्रोत कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कौन एंजाइम नहीं होती है? कौन एंजाइम नहीं होती है? तो कभी किसी कोशिका में विषाणु वायरस एंजाइम नहीं होती है, ये नहीं होती है। अब इसके बारे में हम जानेंगे।
ये 65वीं बीपीएससी में पूछा है, 2019 में क्वेश्चन आया है। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विष अणु। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकता है, वंश वृद्धि कर सकता है जीवित कोशिका में ही। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड हैं। विषाणु पोषक कोशिका के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं, न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। प्रश्न आ सकता है कि विषाणु है वो किस वंश में वृद्धि करता है, तो इसका एक ही उत्तर होगा कि वो जीवित कोशिका वंश में वृद्धि कर सकता है कभी भी, वायरस, विषाणु जिसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, तो वो पदार्थ है जल। क्या है? जल। अब इसके बारे में जानेंगे, जल के बारे में जानेंगे। जल की मात्रा कोशिका सेल में सर्वाधिक होती है, इसकी मात्रा लगभग 80% है। तो हमारे बॉडी में 80% जल है, इसीलिए तो कहा गया है जल ही जीवन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाली स्थान है आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिका में पाया जाता है। दोनों की कोशिका में क्या पाया जाता है? तो दोनों की कोशिका में क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। अब जानेंगे कि कोशिका झिल्ली है क्या। उपयुक्त प्रश्न में आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला तत्व कोशिका झिल्ली में कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इसी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कह रहा है कि सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, इसी झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है। क्या होती है? अर्ध पारगम्य होती है। अगला प्रश्न है, ये कब पूछा गया है? तो 2022 में पूछा गया है, सीडीपीओ बीपीएससी। अगला प्रश्न है कि अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? वे तेजी से कोशिका विभाजन करने में सक्षम है, वे केवल युवा पौधे में पाए जाते हैं। इसका उत्तर होगा वे विभाजित करने के क्षमता को खो देते हैं। वे विभाजित करने की क्षमता को क्या करते हैं? खो देते हैं। अब इसके बारे में हम जानेंगे। वे ऊतक जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं और विभाजन की क्षमता खो चुके हैं, उन्हें अस्थायी ऊतक कहा जाता है। अतः विकल्प सी सही है। कह रहा है कि जो ऊतक पूरी तरह विकसित हो चुके हैं और विभाजन की क्षमता खो चुके हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे एवं पशु कोशिका में अंतर निम्न में किस संरचना से स्पष्ट होता है? पौधे एवं पशु कोशिका में अंतर, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा कोशिका भित्ति। क्या होगा? कोशिका भित्ति। अब जानेंगे कि कोशिका भित्ति क्या है। पौधे की कोशिका में कोशिका भित्ति के साथ साथ कोशिका झिल्ली भी होती है। पौधों में
कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को घेरती है। यह पौधे की कोशिका को उसका आयताकार आकार देती है। पशु कोशिकाओं जंतु कोशिका में केवल कोशिका बार झिल्ली होती है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्या कह रहा है भाई? पशु कोशिका जंतु में केवल कोशिका बार झिल्ली होती है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती है। पशु कोशिका में कह रहा है कि पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, भित्ति नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर। किस पर? लैंगिक जनन, लैंगिक जनन पर आधारित है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, लैंगिक जनन। अब इसके मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है, जो 53 और 55 बीपीएससी में पूछा गया है 2011 में। अगला प्रश्न है, सब प्रीवियस ईयर हम आप लोगों को क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? किसे संदर्भित करता है? तो इसका उत्तर होगा आनुवंशिकी को। किसको? आनुवंशिकी को संदर्भित करता है आनुवंशिकता, जो 11 और 12 बीपीएससी में पूछा गया है क्लास में 15/12/2023 को। ये बीपीएससी टीचर वाला में पूछा गया है। इसके बारे में जानेंगे हम। प्रश्नगत विकल्पों में आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से आनुवंशिकी को संदर्भ करता है। जीव विज्ञान में आनुवंशिकता का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकता माता पिता से उनकी संतानों में गुणों का स्थानांतरण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो स्व प्रतिकृति के योग बनाता है? इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा डीएनए आरएनए दोनों उपस्थिति में, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति में। अब इसके बारे में जानेंगे हम। डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग बनाता है। विदित हो कि क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। इसकी संख्या 1 से 1008 तक हो सकती है। यह एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। दोहरी झिल्ली वाले संरचना कौन है? तो क्लोरोप्लास्ट के हरे पादप। अगला प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज की जोहानसन ने। किसने की? जोहानसन ने की। अब इसके बारे में जानेंगे। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की। ऐसा हम लोग पहले जानते थे कि यही वैज्ञानिक डीएनए का खोज की है, लेकिन वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। फ्रेडरिक ने इन्हें न्यूक्लिन कहा था। क्या कहा था? न्यूक्लिन कहा था।
अब आ गया कि भाई डीएनए की खोज किसने की, तो फ्रेडरिक चुन ने। अगला प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर होगा डीएनए। इसका उत्तर होगा डीएनए। अब जानेंगे कि डीएनए आखिर है क्या, इसके बारे में जानेंगे अब कि जो कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। क्या होता है? जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों में नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी होता है? तो डीएनए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वंशागति अध्ययन को अनुवांशिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिकी कहा जाता है। अब इसके बारे में हम जानेंगे। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के वंशागति के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी कहते हैं। वांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता एवं जीवों की विभिन्नता का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? तो विभिन्नता का। अगला प्रश्न है, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? इसका उत्तर, तो इसका उत्तर होगा आर्थर कोर्नबर्ग ने। आर्थर कोर्नबर्ग ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, 2 लाइन। ये 56 और 59 बीपीएससी में दिया है क्वेश्चन 2015 में। आर्थर कोर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतः पात्र में बनाया। अगला प्रश्न है कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा की गई थी। अब इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स कुंडलीकार विन्यास की खोज की थी। इस खोज के लिए वर्ष 1961 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक तथा मॉरिस विल्किंस को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन दोनों का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1961 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है कि कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन जो है वो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीटों की वृद्धि करने का ज्ञान है, जो 56 और 59 बीपीएससी 2015 में आया है। अब इसके बारे में जानेंगे हम। कीट संवर्धन कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि का अंत कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एवं उत्तम जैव उर्वरकता है। अब कहा जाएगा कि कृषकों का मित्र किसे कहते हैं? तो केचुआ को। केचुआ को और क्या कहा जाता है? तो भूमि की अंत कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं।